जाकिर नगर की चुन्नू दादी पकौड़े का ठेला लगाया करती थीं। एक दिन सुबह सुबह ही दादी ठेला सजा रही थीं कि तभी गांव का सुनार हरिदास वहां आ पहुंचा। अरे दादी, आज तो बहुत जल्दी ठेला सजा लिया आपने। क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? अरे बेटा हरिदास, त्योहार तो नहीं है, लेकिन मन कर गया कि आज जरा जल्दी शुरू कर दूं। तू आ ही गया है तो बता, कितनी प्लेट पकौड़े दूं? 3 प्लेट लगा दो दादी। भूख तो ऐसे लगी है जैसे पहाड़ तोड़कर आया हूँ। ए बोला, जरा हरिदास भैया के लिए 3 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दे, और हाँ, ऊपर से हरी चटनी डाल देना। चटनी डालता है और हरिदास के सामने रख देता है। हरिदास जैसे ही पहला कौर खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे दादी, ये तो कमाल का स्वाद है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से पकौड़े उतर आए हों। अगर ऐसे ही बनाती रहीं तो मैं तो 15-20 प्लेट भी खा जाऊं। अरे रे बेटा, इतना मत खा, नहीं तो तेरी बीवी सोचेगी कि घर का सारा तेल तो दादी के पकौड़ों में ही चला गया। अरे दादी, बीवी की छोड़ो, मैं तो कहता हूँ पूरे गांव को बुला लो, सबको खिलाते हैं। मैं जाकर अभी पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाता हूँ कि उपवासी दादी के पकौड़े खाए बिना तो जीवन अधूरा है। अरे हाँ बेटा, अगर सबको मेरा स्वाद चखाना है तो कल से मैं और भी नए नए पकौड़े बनाऊंगी, मूंग दाल के, प्याज के और हरे मिर्च वाले भी। बस दादी, फिर तो कल से आपकी दुकान पर लाइन लग जाएगी। मैं अभी जाता हूँ, सबको बताता हूँ, उपवासी दादी के पकौड़े खाओ, मुंह में स्वाद, दिल में आराम। जा रे जा, और कल फिर आना, तेरे लिए स्पेशल मसालेदार प्लेट बनाऊंगी। हरिदास पूरे गांव में प्रचार करता है और दादी की दुकान पर इतनी भीड़ लग जाती है कि भोला संभाल नहीं पाता। अरे ओ उपवासी दादी, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट पकौड़े लगा दो, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे वाह मुखिया जी, आज तो बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपने। अभी लगाती हूँ आपके लिए एकदम गर्मा गर्म प्लेट। ए बोला, जरा मुखिया जी के लिए 1 प्लेट पकौड़े निकाल, ऊपर से हरी चटनी और प्याज भी डाल दे। तभी पास में लोहार रघुवीर भी बोल पड़ता है। अरे अम्मा, मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दो, मुझे भी दुकान खोलने में देर हो रही है, पर बिना पकौड़े के तो दिन शुरू ही नहीं होता। अरे रघुवीर, तेरे लिए तो हमेशा तैयार रहता है बेटा, तू तो रोज आता है मेरे ठेले पर। अरे अम्मा, मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दो, मुझे खेत पर पहुंचना है, लेकिन ये खुशबू तो सीधा पेट तक पहुंच गई। जब तक खा नहीं लूंगा, हसुआ हाथ में नहीं उठेगा। अरे ओ भोला, जल्दी जल्दी तीनों के लिए प्लेट लगा दे, वरना सब खेत दुकान छोड़कर यहीं बैठ जाएंगे। भोला गर्मा गर्म पकौड़े निकालता है और सबको प्लेट थमा देता है। पकौड़ों की खुशबू, कुरकुरापन और दादी की चटनी सब मिलकर ऐसा स्वाद बनाते हैं कि तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। अरे दादी, ये तो क्या बनाया है आपने, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मेरी पत्नी भी नहीं बना पाती। अरे अम्मा, ये पकोड़े तो इतने बढ़िया हैं कि अगर रोज मिले तो मैं अपनी दुकान पर ताला लगा दूं। अरे दादी, खाते ही दिल खुश हो गया, अब खेत में जाकर 2 गुना काम करूंगा। अरे हाँ हाँ बेटा, ऐसे ही रोज आता रहना, सुबह का नाश्ता मुझसे करना, भूखे पेट काम मत करना, ताकत नहीं रहेगी। देखा दादी, मैंने ही तो कहा था ना, अब पूरा गांव तुम्हारे पकौड़ों का दीवाना हो जाएगा। हरिदास सही कहता है, उपवासी दादी के पकौड़े अब तो गांव की पहचान बन गए हैं। अरे बस बस, अब इतनी तारीफ मत करो, वरना बूला समझेगा कि दादी कोई रानी बन गई है। जा बेटा हरिदास, अब काम पर लग जा, वरना बीवी बोलेगी कि तू तो दादी के ठेले का नौकर बन गया। मुखिया आखिरकार अपने घर पहुंचता है। आ गए जनाब, कहाँ थे सुबह से? पूरे दिन का पता नहीं, न खाने की सुध न पानी की। लगता है फिर उपवासी दादी के ठेले पर बैठे रहे होंगे, है ना? अरे भाग्यवान, तू तो बिना वजह का शक करती रहती है। मैं कोई बुरा काम थोड़े कर रहा था, जरा गांव वालों से मिलना जुलना जरूरी होता है। मिलना जुलना? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। सुबह से शाम तक पकोड़े खाते रहो और फिर आकर कहते हो थक गया। अरे तुम तो गांव के मुखिया हो, न खेत में हल चलाते हो, न दुकान चलाते हो, न मजदूरी करते हो, तो आखिर थकान किस बात की होती है? अरे तुझे क्या पता, मुखिया होना भी कोई आसान काम नहीं है। सुबह से गांव के झगड़े सुलझा रहा हूँ,
कोई कुएं के पानी पर लड़ रहा था, कोई बकरियों के रास्ते पर। सबका मामला निपटाया मैंने। अच्छा, झगड़े सुलझा रहे थे या दादी के पकोड़ों पर राजनीति कर रहे थे? सुनने में तो आया है आज तुमने 3 प्लेट खाए और ऊपर से चटनी भी 2 बार मांगी। अरे, ये तुझे किसने बताया? अब समझ गई कि तुम्हारा गांव का काम कहाँ होता है, उपवासी दादी के ठेले पर। अरे अच्छा बाबा, जा रहा हूँ ऊपर, तू भी आराम कर। रात हो चुकी थी। लोहार भी अपने घर लौटता है और उसकी बीवी गुस्से में होती है। अरे अज्जी, अब आने का टाइम मिला आपको? दुकान तो शाम के 4 बजे ही बंद हो जाती है और आप रात को चले आ रहे हैं। कहाँ थे इतनी देर तक? अरे भाग्यवान, आज दुकान पर बड़ा काम था। भट्ठी इतनी गर्म थी कि लगा हाथ पैर पिघल जाएंगे। लोहे की 4 दरांती बनानी पड़ी और ऊपर से 2 हल्के फाल भी सीध करने पड़े। अच्छा, पर सुना है तुम दिन में उपवासी दादी के ठेले पर भी थे। कहीं पकौड़े खाते खाते वक्त का पता ही ना चला हो तुम्हें। अरे हाँ, गया था, पर क्या करूं भाग्यवान, वो पकौड़े ऐसे थे कि मुंह में जाते ही सब थकान भूल गई। सोचा 2 प्लेट खाऊं, लेकिन हरिदास ने बोला 3 प्लेट खा लो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। वाह जी वाह, दिन भर दादी के पकौड़े और अब घर आकर थकान की बात। कभी मेरी बनाई रोटियां भी ऐसे तारीफ से खा लिया करो तो मुझे भी मजा आए। अरे भाग्यवान, तेरे हाथ की रोटियों का तो जवाब ही नहीं है। वो तो बस दादी के पकौड़े में कुछ अलग बात है, जैसे बचपन की याद दिला देते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह चुन्नू दादी की दुकान पर जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पांव और भूख से कांपता हुआ आता है। अरे दादी, दादी, 1 प्लेट पकौड़े दे दो ना। 3 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अरे ओ भोला, 1 प्लेट पकौड़े दे दे इसे, भूखा लगता है बेचारा। गरीब कांपते हाथों से पकौड़े उठाता है और खाने लगता है, जैसे महीनों से कुछ न खाया हो। अरे ओ बेटा, अब जल्दी से पैसे निकाल, 5 रुपए की प्लेट है। गरीब नीचे नजर झुकाकर धीरे से बोलता है। दादी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल तक कमा लूंगा तो दे दूंगा। अभी तो बस बहुत भूख लगी थी, इसलिए खा लिया। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। क्या कहा? पैसे नहीं है तो क्यों आया यहाँ? ये कोई धर्मशाला है क्या? हर रोज ऐसे ही लोग आ जाएं तो मेरा ठेला ही बंद हो जाएगा। दादी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस आज काम नहीं मिला। अगर आप चाहो तो मैं झाड़ू लगा दूं, बर्तन धो दूं, पर अभी खाना चाहिए था। दादी जोर से डंडा मारती है। बेचारा गरीब दर्द से करहाता है और पीछे गिर जाता है। अगले दिन उसे बच्चों के पिताजी प्रकाश मुखिया जी के घर जाते हैं। शिकायत। मुखिया जी, आपसे एक बहुत बड़ी बात पर बातचीत करनी है। कल जो हुआ, चुन्नू दादी ने मेरे बेटे को डंडे से मारा है। वो तो बिल्कुल असहाय था, भूखा था, गिर पड़ा। अब मेरे घर वाले और मैं दोनों बहुत परेशान हैं। प्रकाश, मुझे सब खबर मिल ही गई है। मुख पर जख्म और लोगों की बातें सब सुन लिया, लेकिन तू ठंडे दिमाग से बोल। गुस्से में आकर कुछ भी कहने से काम बिगड़ता है। मैं ठंडे दिमाग से ही बोल रहा हूँ मुखिया जी। ये गलत बात है, किसी के पेट पर हाथ उठाना कोई सही काम नहीं। मैं चाहता हूं कि कल पंचायत बुलाओ और किसका दोष होगा उस पर सख्त फैसला लिया जाए। मेरे बेटे की शान और हमारे परिवार की इज्जत पर चोट लगी है। ठीक है प्रकाश, पंचायत जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मामला संतुलित तरीके से सुना जाए। पहले हम सभी पक्ष सुनेंगे, चुन्नू दादी का पक्ष, भोला का पक्ष और उस गरीब आदमी का भी पक्ष। बिना सुने सजा देना ठीक नहीं। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सभी लोग वहाँ इकट्ठे, चुन्नू दादी, सब लोग। सुनो सब लोग, आज हम यहाँ एक झगड़े को सुलझाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कल चुन्नू दादी की दुकान पर जो हुआ उसे लेकर पूरा गांव चर्चा कर रहा है। आज हम सच जानेंगे और जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। मुखिया जी, जैसा कि मैंने कल कहा था, मेरे बेटे ने बस 1 प्लेट पकौड़े मांगे थे। भूखा था बेचारा। चुन्नू दादी ने उसे खिलाया, लेकिन बाद में जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो दादी ने बिना सोचे समझे उसे डंडे से मार दिया। ये कौन सा इंसाफ है? भूख में किसी को मारना सही है क्या? हाँ हाँ,
ये तो गलत बात है। पर सच क्या है वो तो सुनना होगा। शांत रहो सब लोग, पहले चुन्नू दादी अपनी बात कहें। देखो मुखिया जी, मैं कोई पत्थर दिल नहीं हूँ। मैंने उस लड़के को अपने हाथ से पकौड़े दिए। अगर वो पहले कह देता कि दादी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं मुफ्त में दे देती या कहती कल दे देना। लेकिन उसने पेट भर कर खाया और फिर बोलने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही बताइए, कोई भी दुकानदार को इस तरह बेवकूफ बनाए तो कौन चुप रहेगा? मेरा भी तो रोज का नुकसान होता है। दादी, वो बच्चा है, समझदारी नहीं थी उसे। आप इतनी उम्र की हैं, आपको तो माफ करना चाहिए था। उसे डंडे से मारने की क्या जरूरत थी? देखो, अब बात साफ है, गलती दोनों तरफ से हुई है। चुन्नू दादी का गुस्सा भी गलत था और लड़के का डर भी बेवजह। लेकिन दादी पर झूठा इल्जाम लगाना कि उन्होंने बिना वजह मारा, ये ठीक नहीं। मुखिया जी, मैं सिर्फ न्याय चाहता था। लेकिन अगर सच में मेरे बेटे की गलती है तो मैं झूठा इल्जाम लगाने का इरादा नहीं रखता था। सब लोग मुखिया की तरफ देखते हैं कि मुखिया ने ये फैसला गलत सुना दिया है और सभी वो सा चल जाता है। पूरा दिन भी जाता है। मुखिया की बीवी इंतजार करती रहती है, लेकिन मुखिया घर नहीं लौटता। आधी रात हो जाती है जब मुखिया घर आता है। अजी, कहाँ गए थे आप? आधी रात को घर आ रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। पूरा गांव सो गया और अब आप तशरीफ लाए हैं। अरे गया था मैं, बस यही। अब हर बात का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा क्या? हिसाब नहीं, जवाब मांग रही हूँ। आज दिन में जो पंचायत में किया आपने, वो सब गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। सब कह रहे थे मुखिया जी ने गलत फैसला सुनाया, गरीब का साथ नहीं दिया, बल्कि चुन्नू दादी की तरफदारी की। तो क्या करता मैं? क्या अपनी पंचायत में तमाशा लगवा देता? मुझे गांव संभालना है, भावनाएं नहीं। गांव संभालने का मतलब ये नहीं कि सच्चाई को दबा दो। वो बच्चा रो रहा था, सबने देखा। आपने न्याय की जगह पक्षपात किया। मुखिया होकर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तू मुझे सिखाएगी कि न्याय कैसे करते हैं? मैं मुखिया हूँ, मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाता, समझी तू? गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे उसे मुखिया बोले या राजा। लोग डर के मारे कुछ न कहें, पर सच कभी नहीं छुपता। आज तुमने इंसाफ नहीं, अन्याय किया है। बस कर अब, बहुत बोलती है तू। मेरा सिर वैसे ही दुख रहा है। अब और दिमाग मत खा। मैं ऊपर जा रहा हूं सोने के लिए, और मेरा इंतजार मत करना। अगले दिन सुबह सुबह मुखिया की बीवी के मन में शक पैदा हुआ। उसे लगा कि उसका आदमी रोज कहाँ कहाँ घूमता है, किससे मिलता है और क्यों हर शाम देर से घर लौटता है। उसने तय किया, आज देखती हूँ मुखिया दिन भर क्या करता है। वो चुपचाप अपने घूंघट के अंदर से उसे देखने लगी, वहीं जहां चुन्नू दादी के पकौड़ों की महक चारों ओर फैली रहती थी। मुखिया अब गांव के किनारे वाली नदी के पास, तभी हरिदास की बीवी भी मुखिया की बीवी को मिल जाती है।